नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी के अंतर्गत संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा से पहले हमें यह जानना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों की वह ध्वनि है जिसे सुनकर किसी अर्थ का बोध होता है। अब यहाँ पे देखिए, अर्थ का बोध होता है, इसका अर्थ क्या है? शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे हमें किसी अर्थ का बोध हो। ठीक है, वरना अक्षरों की ध्वनि और दो या दो से अधिक अक्षर तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोई अर्थ ही ना हो। जैसे उदाहरण के लिए हमने बोला कमल। ठीक है, कमल है, लेकिन हम उसमें अगर हम जो इसके अक्षर हैं इनको आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, तो लौ को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर कौ को लास्ट में लिख लेते हैं। ऐसे जो शब्द बनेंगे उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, तो जो शब्द की सही परिभाषा है वो क्या है? दो या दो से अधिक अक्षरों की वह ध्वनि जिसे सुनकर किसी अर्थ का बोध हो। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हमें यहाँ पे निरर्थक शब्दों से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम पढ़ेंगे सिर्फ सार्थक शब्द। अब आप देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से शब्द अर्थात पद, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पद किसे कहते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। तो ये पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। ठीक है, ये 5 प्रकार के हमारे पद अर्थात शब्द होते हैं। इनमें से जो 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये कहलाते हैं विकारी शब्द। ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और जो अवयव हैं ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि विकारी और अविकारी होता क्या है। ठीक है, तो विकारी अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वो विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन जो अवयव होते हैं इनको अविकारी इसलिए कहा जाता है, इनमें लिंग वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि अवयव क्या होते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसमें हम देखेंगे संज्ञा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव या अवस्था का स्पष्ट बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो संज्ञा के भेद, हमें जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं वो मुख्यतः पूछे जाते हैं इनके भेदों से। ठीक है, तो संज्ञा के जो भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन कुल प्रकार अगर पूछा जाएगा तो 5। ठीक है, तो आपको 5 प्रकार ही याद रखने हैं। ठीक है, अब ये 3 क्यों माने गए हैं इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। तो व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के माने जाते हैं। तो ये 3 प्रकार इस प्रकार होते हैं। देखिए, जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है, कुछ विद्वानों ने जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है इनको जातिवाचक संज्ञा का ही रूप माना है, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। कौन? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से ये उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार, लेकिन कुल आपके होते हैं 5 प्रकार। और आपसे प्रश्न 5 प्रकार के अनुसार ही पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम बारी बारी से इनको देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, नाम से ही स्पष्ट होता है, व्यक्तिवाचक अर्थात ये केवल एक व्यक्ति की बात करेगा। अब यहाँ पे व्यक्ति ही नहीं, वस्तु, स्थान, ठीक है, वो सिर्फ एक ही होगा। अब देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम। ठीक है, जो व्यक्तियों के नाम है वो सभी किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, जैसे गौतम, अशोक, ये क्या है? एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो इसलिए जो व्यक्तियों के नाम होते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके अलावा देशों के नाम, जैसे भारत, हमारे देश का नाम है भारत। अब भारत केवल एक ही है विश्व में, तो इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नदियों के नाम, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, नील, ये सब नदियाँ क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके अलावा महीनों के नाम, पुस्तकों के नाम, ठीक है, ऐतिहासिक जो युद्ध हैं, जैसे प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, ये सब किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा जैसे त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये सब किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और पहाड़ों के नाम, जैसे हिमालय, अरावली, ठीक है, तो ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद जो अगला प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे लड़का। अब लड़का, यहाँ पे एक ही लड़के की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हम एक लड़के की बात करेंगे तो हम उसका नाम लेंगे। ठीक है, और अगर हम उसका नाम लेंगे तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला? लड़का। ये क्या है? इसमें सभी लड़के शामिल हो गए। ऐसे लड़की, आदमी, औरत, भाई बहन, ठीक है, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे गाय, हमने बोला गाय, तो गाय हम एक गाय के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे समस्त जो गाय जाति है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा, तोता, मोर, ठीक है। ऐसे ही वस्तुओं के नाम, जैसे किताब। अब हमने देखा था
किताब जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन किताब का नाम अगर हम एक पर्टिकुलर किताब का नाम बोलेंगे, जैसे हमने बोला कामायनी, ठीक है, कामायनी क्या है, वो पर्टिकुलर एक किताब है, तो वो किस में आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे ही रामायण, तो रामायण किस में आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम किताब बोलेंगे तो किताब जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके अलावा फलों के नाम जैसे सेब, केला, पपीता, ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। इसके बाद जो अगला प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। अभी देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और संज्ञा से जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अभी तक हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। उसमें क्या हो रहा था, कोई भी वस्तु है या कोई मनुष्य है वो हमें दिखाई देता था, लेकिन भाव, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, भाव क्या होता है, भाव मनुष्य के भीतर होता है या किसी वस्तु के भीतर होगा, ठीक है। यह हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, ठीक है, धैर्य, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भाववाचक संज्ञा है इनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इनका निर्माण 5 तरीके से किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है वो 5 तरीकों से किया जाता है। सबसे पहले है कि जो जातिवाचक संज्ञा है उससे भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब देखिए जैसे लड़का, तो लड़का क्या था, जातिवाचक संज्ञा था, ठीक है। हमने जातिवाचक संज्ञा में देखा था कि जो लड़का है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इसी लड़का शब्द से इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कपन, ठीक है। ऐसे बच्चा से बचपन, मिठाई से मिठास। अब देखिए मिठाई, मिठाई तो हमें दिखाई देगी, हमारे सामने होगी, लेकिन मिठास हम इसको महसूस करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मिठास क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। और मिठाई क्या हो जाएगी, ये हमें दिखाई देती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि एक पर्टिकुलर मिठाई का नाम नहीं लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मिठाई कहा गया तो इसमें सभी प्रकार की मिठाइयाँ आ गई, अर्थात जो मिठाई शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे निज। निज मतलब क्या होता है, अपना, ठीक है। तो निज से निजता, मम से ममता, ठीक है। ऐसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसके बाद है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए दौड़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन हम इससे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, दौड़, ठीक है। चलना से चल, ठीक है। पढ़ना से पढ़ाई। इसी प्रकार से विशेषण से भाववाचक संज्ञा। देखो गर्म, गर्म क्या है, विशेषण है ना, किसी की विशेषता बताता है, जैसे गर्म पानी, गर्म चाय, ठीक है। लेकिन हम गर्म से अगर हम भाववाचक बनाएंगे तो गर्म का हो जाएगा गर्मी, ठीक है। तो गर्मी क्या है, महसूस होती है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ठंड से ठंडी, ठीक है। वीर से वीरता, ठीक है। वीर कोई मनुष्य होगा, ठीक है, कोई राजा होगा, जो भी है, तो वीर उसकी विशेषता बताता है, लेकिन वीरता किसी के भीतर होती है, ठीक है। तो इसलिए वीरता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। और जो 5वां प्रकार है वो है अवयव से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कुछ अवयव शब्द भी ऐसे होते हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे दूर, ठीक है। दूर क्या है, एक अवयव है, इससे हमने दूरी, दूरी क्या है, दूरी का भाव होता है, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसे निकट से नैकट्य बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 5 तरीकों से क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। तो आपको यहाँ से यह पहचानना आ गया होगा कि हम भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। आपको यह ध्यान देना है कि जो भाववाचक संज्ञा है वो एक भाव होगा और वो हमारे भीतर ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो समूह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिस संज्ञा शब्द से अनेक वस्तुओं, प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे परिवार, ठीक है। परिवार क्या होगा, एक व्यक्ति से मिलकर तो नहीं बनेगा, परिवार में बहुत से लोग होंगे, तो इसलिए परिवार क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संघ, सेना, झुंड, दल, सभा, ये सब क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे इसी प्रकार से जैसे वस्तुओं का समूह, गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, ये सब क्या है, वस्तुओं का समूह है, ठीक है। जैसे चाबी का गुच्छा, ठीक है, अंगूर का गुच्छा, तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद जो अंतिम है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। 5वीं जो प्रकार है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको हम माप सकते हैं लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम मापा या तोला जा सकता है। जैसे दूध, पानी, घी, तेल, ठीक है, ये सब क्या है, हमारी मापी जाने वाली चीज़ें, माप या इनको तौल सकते हैं, तो इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए संज्ञाओं का पारस्परिक प्रयोग, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक प्रकार की संज्ञा का प्रयोग दूसरे प्रकार की संज्ञा के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, अपना विशिष्ट अर्थ या संकेत देते हैं। और यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हो जाती है। जैसे आपने एक यहाँ पे वाक्य लिया,
आज भी हमारे देश में अनेक हरीशचंद्र हैं। ठीक है, आज भी हमारे देश में अनेक हरीशचंद्र हैं। अब आप अगर हरीशचंद्र को देखेंगे तो ये क्या है, ये किसी का नाम है और इस हिसाब से ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इस वाक्य में अब आप इस वाक्य के संदर्भ में देखिए, आज भी हमारे देश में अनेक हरीशचंद्र हैं, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो हरीशचंद्र यहाँ पे जो किसके अर्थ में प्रयोग किया गया है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा का। जितने भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं उनको हमने किससे यहाँ पे प्रदर्शित किया है, हरीशचंद्र से। तो ये हरीशचंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक उदाहरण और आप देखिए, मित्र क्या है, वह तो पक्का विभीषण है। अब आपको पता है विभीषण क्या है, किसी का नाम है, वैसे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पे विभीषण का अर्थ क्या है, विश्वासघाती मित्र। ठीक है, मित्र क्या है, वह तो पक्का विभीषण है, अर्थात यहाँ पे जो विभीषण शब्द प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है विश्वासघाती मित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब ठीक इसका उल्टा, अभी हमने क्या किया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया था, लेकिन अब हम देखेंगे कि जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग होता है। अब यहाँ पे भी हम उदाहरण से देखेंगे। देखिए, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब आपको यहाँ पे देखना है पंडित जी, पंडित जी से हमें क्या पता चल रहा है, पंडित जाति का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इस वाक्य में पंडित जी किसके लिए प्रयोग किया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है पंडित जी, तो ये जातिवाचक शब्द होते हुए भी यहाँ पे किसकी तरह कार्य कर रहा है, व्यक्तिवाचक की तरह कार्य कर रहा है। अब देखिए जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब देखिए नेताजी, ठीक है, नेताजी क्या है, नेताजी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि सभी नेता इसके अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो नेताजी शब्द प्रयोग किया गया है वो केवल एक व्यक्ति, कौन, सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये कथन किसका था, सुभाष चंद्र बोस का। और आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता था। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है नेताजी, तो ये जातिवाचक होते हुए भी यहाँ पे व्यक्तिवाचक की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, पर ऊपर हमने जो दो देखे थे इनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये तीसरा वाला है, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं जब इनका प्रयोग एक वचन में होता है, ठीक है, एक वचन में होता है तभी ये क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग हम बहुवचन में कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, जातिवाचक बन जाते हैं। अब देखिए जैसे हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। अब देखिए बुराइयों, यहाँ पे बुराई शब्द का हमने क्या बना दिया, बुराइयों बना दिया। बुराई क्या होता, एक वचन में होता तब ये भाव होता, लेकिन हमने बुराई की जगह अगर हम बुराइयों कर दिया तो ये क्या कर दिया, हमने इसका बहुवचन कर दिया, और बहुवचन करते ही ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे बुराइयों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे होता बुराई तब होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन में अगर हम बोलें तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक वचन में ये शब्द भाववाचक संज्ञा माने जाते हैं, परंतु बहुवचन में ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक संज्ञा। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम। तो मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।